अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अब जबकि निगरान सेटअप जो है वो तश्कील हो चुका है एक तरह से, यानी जाहिर है कि जब निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने जब हलफ उठा लिया हो तो इसका मतलब ये है कि अब निगरान सेटअप जो है वो मुकम्मल हो रहा है, यानी इलेक्शन का इनेकाद अब जल्द होना है, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की अब जिम्मेदारी है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ और फिर वोटर्स लिस्ट जो है उनको भी करना है, यानी वोटर्स लिस्ट ज़ाहिर है अपडेट की जाएंगी। और उसके बाद जो ECP ने अपना ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है और जो कि हमेशा किया जाता है, उसके हवाले से भी अब बड़ी बातें की जा रही हैं। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया जिसमें यह कहा गया कि एंट्री और एग्जिट पोल्स जो है उसके ऊपर बैन लगाया गया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फॉर प्रिंट मीडिया, फॉर सोशल मीडिया। साथ ही उनका यह भी कहना था कि किसी भी मखसूस हल्के या किसी भी मखसूस कैंडिडेट के हवाले से जो सर्वे किए जाते हैं वो इस किस्म के ना हो जिससे दूसरा कोई भी वोटर जो है वो असरअंदाज हो सके। अब ये जो बैन लगाया गया है इस पर कई सवाल उठते हैं, यानी कि जिस वक्त वोटर एंटर हो रहा हो पोलिंग स्टेशन के उस वक्त आप जो है वो किसी किस्म की कोई सर्वे नहीं कंडक्ट कर सकते, उसके हवाले से कोई कवरेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अभी भी इबहाम पाया जाता है। लेकिन एंट्री पोल्स तो इसी को कहते हैं। एग्जिट पोल्स क्या होते हैं? जब एक वोटर कास्ट करके पोलिंग स्टेशन से बाहर निकले तो उससे पूछा जाता है, जाहिर है कि आपने वोट डाल दिया, सब तरीक़ाकार ठीक रहा, किसको आपने वोट दिया, ये अक्सर बड़ा कॉमन सवाल है। इस पर उन्होंने बैन यानी ममानियत की है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने 4 ऐसे इदारे हैं जिनको ये टास्क असाइन की है कि पोलिंग के 10 दिन के अंदर, यानी जिस दिन पोलिंग का अमल हो जाए उसके बाद के जो 10 दिन होंगे उसमें उन्होंने तमाम तर जो फाइनेंशियल्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कैंडिडेट्स के कैंपेन के हवाले से जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे की हो, प्रिंट मीडिया पे की हो या फिर सोशल मीडिया पे की हो, वो तमाम तर उन्हें फराहम किया जाएगा। और ये वो इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जिसमें पेमरा है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी PID जो है उसका किरदार जो है उसको भी दिया गया है, और साथ ही जो डिजिटल मीडिया और साइबर विंग है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को, उनको भी ये टास्क दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ECP जो है वो किसी भी वक्त इन तमाम इदारों से जो कुछ भी उसको फैसिलिटेशन के लिए मवाद दरकार हो वो भी फराहम किया जाएगा। जो दूसरा ज़ाब्ता इखलाक में चीज़ें शामिल होती हैं वो यूजुअली हैं कि यानी इलेक्शन कैंपेन के लिए एक ज़ाब्ता इखलाक किया जाता है कि जिसमें होता है कि इस साइज़ का बैनर होना चाहिए, इतनी स्पेंडिंग आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये वो नॉर्मल ज़ाब्ता इखलाक में मैं कहूँगी इसका शुमार होता है कि जिसकी हर बार हम कहते हैं नफ़ी भी होती है और मीडिया इसको हाईलाइट भी करता है। इसके अलावा पाकिस्तान या और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई इलेक्शन कैंपेन में तशहीर नहीं की जाएगी, ना ही आला अदलिया पे या किसी कैंडिडेट के ऊपर या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात नहीं आयद किए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि एग्जिट और एंट्री पोल्स के ऊपर जो बैन लगाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के इनेकाद के लिए मावनत फराम करता है, ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, या फिर जो दूसरे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी मखसूस सियासी जमात की मकबूलियत लोगों के सामने ना आ सके, शायद ये बैन उसका शाखसाना हो। बार पर हम आज बहस करेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एक भारी जिम्मेदारी आयद है, लिहाजा अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ करती चलूँ। फौजिया यज़दानी साहिबा इलेक्टोरल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुदस्सिर रिजवी साहब, फाफिन यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के तर्जुमान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मीडिया का जहाँ पे जिक्र आता है, क्योंकि कलीदी किरदार अदा करना है मीडिया ने इलेक्शन के ज़माने में भी, प्री इलेक्शन, ऑन द इलेक्शन डे एंड पोस्ट इलेक्शन, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उस पर बहस करने के लिए नन अदर देन सीनियर जर्नलिस्ट एंड तज्जिया निगार नासिर बेग चुगताई साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फौजिया, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो बैन आयद किया गया है, जो ममानियत बताई गई है फॉर एंट्री एंड एग्जिट पोल्स एंड सर्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी और ए कैंडिडेट जिससे कोई वोटर असरअंदाज ना हो, ये क्या इंतहाई ज़रूरी है आपके ख्याल से फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? अच्छा,
थैंक यू नादिया। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान कोई इकलौता मुल्क नहीं है जो इस तरह के एंट्री और एग्ज़िट पोल्स को बंद करता है। जहाँ पर भी इसकी वजह से वायलेंस का या इलेक्शन का अमल जब जारी हो, इंतखाब वोट पोलिंग का अमल जब जारी हो, उस पर असरअंदाज हो सकें तो उससे मनाही होती है। ये पहली दफ़ा भी नहीं हुआ, 2013 भी, 2018 के इलेक्शन में भी, और मुदस्सर आई एम श्योर इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। एग्ज़िट पोल्स को बंद किया गया था, एंट्री पोल्स नहीं किए गए थे, और मगर जो इदारे कुछ एग्जिट पोल्स कर रहे थे उनको भी कहा गया था आप ना करें, ताकि इससे इलेक्शन का जो रिज़ल्ट प्रेडिक्शन लोगों ने करनी शुरू की थी। आपको याद है मीडिया हाउसेस ने इलेक्शन सेल्स बना लिए थे और हर कोई उन एग्जिट पोल्स की बेसिस पर रिज़ल्ट आने से पहले, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोलिंग स्टेशन जिसमें 350 पोलिंग स्टेशन हो, एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आने पर आप प्रोडिक्ट करने लग गए थे इलेक्शन। मतलब कि मैं बहुत माइनर सी आपको डिटेल बता रही हूँ। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन और फिर इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो टेंट हो जाते हैं। तो इसकी कोर वजह सिर्फ ये है। अच्छा, और ये दुनिया भर में होता है, ये पाकिस्तान इज नॉट न्यू टू दिस, राइट? हर मुल्क नहीं, नो, पाकिस्तान इज नॉट न्यू टू इट। ओके, और ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में नहीं होता, तो इट्स ऑलराइट। अच्छा मुदस्सर, फिर मुझे बताइए कि पोलिंग डे के दिन ये सारी चीज़ें जो मना की गई हैं, लेकिन जब तक कैंपेन की इजाज़त होती है उस वक्त तक तो बहुत सारे इदारे एग्जिट पोल्स कर रहे होते हैं, सर्वेस कर रहे होते हैं। ये तो इंतहाई ज़रूरी है, या आप ये समझते हैं ऑल ऑफ दिस इज अंडर दिस बैन? देखिए, ये तो बिल्कुल बात इस पे हमारा इत्तेफाक है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के ताबे है। ये जो बैन की बात हो रही है कोई नई बात नहीं है, ये लॉ में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। मैं कोट करता हूँ, बल्कि शायद आप अगर इसकी कोई टेक्स्ट भी दिखा दें। 178 सेक्शन 178 है और उसका बी सेक्शन जो है उसमें ये कहा गया है कि किसी से ये नहीं पूछा जाएगा वो किसको वोट देगा, और सी सेक्शन जो है इसका सब सेक्शन 178 का, वो कहता है किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने किसको वोट दिया, और ये इलीगल प्रैक्टिसेस हैं, ये काबिल सजा जुर्म है, और ये लॉ में हमारे मौजूद है। इलेक्शन कमीशन खाली रीइंफोर्स कर रहा है जो पार्लियामेंट ने उसको लॉ बना के दिया है 2017 में, और इस पे हमारे ख्याल में सख्ती से अमल दरामद होना जरूरी है। जिस चीज़ की फौजिया ने निशानदेही की उसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सैम्पलिंग और ये सर्वे खासा एक साइंटिफिक मेथड है, उसको फॉलो नहीं किया जाता। गलत सैंपल्स पर छोटे मोटे तरीके से सर्वे करके जनरलाइजेशंस कर दी जाती हैं, जिससे इलेक्शन की क्वालिटी के बारे में इबाम पैदा होता है। और दूसरा एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान में 266 इलेक्शन अलग अलग इलेक्शन होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट अलग आता है। पूरे मुल्क में 4000 लोगों से ये तो पता चल जाएगा पूरे मुल्क में प्रोपोर्शन, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस प्रोपोर्शन से किसी पार्टी ने पूरे मुल्क में सैंपल भी ठीक हो, सीटें वो लोग कह रहे हैं कि हमने वोट दिया, उसी तरह सीटें भी उसने जीती हो। इसी तरह हम देख सकते हैं ना, 2018 का रिजल्ट देखें तो 1,70,000 के लगभग वोट लिए पीटीआई ने, उसने 1,126 के लगभग सीटें ली। अच्छा। और पीएमएलएन ने वोट दिए 1,30,00,000, 40,00,000 के 30,00,000 के करीब कम थे, लेकिन उनकी 50 सीटें उनसे कम। तो ट्रांसलेशन ऑफ सीट उस तरह से नहीं हो रही होती, या तो 266 अलग अलग सर्वे करें और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग अलग प्रिंट करें, वो अलग बात है। लेकिन फौजिया जो बात कह रही है बिल्कुल ठीक है। एग्जिट पोल्स इंडिया में भी मना है और कई ममालिक में मना है, क्योंकि ये वोटर की चॉइस को इन्फ्लुएंस करने का जरिया बनता है। अच्छा, लेकिन मना है, लेकिन हर मुल्क में होता है मुदस्सिर, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट, राइट? नहीं, देखिए नादिया, वो बात करना जो है ना, उसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें, वो सिर्फ ये कि उसको कन्वेंसिंग के साथ आप रिलेट मत कीजिए। एक मीडिया पर्सन अगर जाकर एक मोहल्ले में खड़े होकर 4 लोगों से बातें करता है तो वो उन 4 लोगों की राय तो हो सकती है, मगर या आप टेलीफोन पर सैम्पलिंग कर लें, जिसको टेली सैम्पलिंग कहते हैं, तो आपने 4000 से कर लिया, 4000 को 241 मिलियन के ऊपर आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। उससे राय आमा इन्फ्लुएंस होती है। वो आप ये कह सकते हैं हम यहाँ गए और हमने ये पल्स ली, उसको एग्जिट पोल नहीं कहते। ये थोड़ा टेक्निकल फर्क भी है, रेस्ट मुदस्सर सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं पहले इनिशियल कमेंट्स ले लूं, क्योंकि देखिए
ये हमारे नाजरीन के लिए थोड़े से कंफ्यूजन है और मैं चाहूंगी कि आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। पहले जो मीडिया का किरदार आपने अभी मुदस्सिर ने भी बयान किया, फौजिया ने भी किया, NBC, लेकिन मीडिया तो माजरत के साथ इसी तरह से कवर करता है कि जब आपने देखा होगा लंबी लंबी कतारें पोलिंग स्टेशंस के बाहर हैं और ये सब कि जी आप किसको वोट देंगे, जी आप किसको वोट देंगे, और जब कोई वोट कास्ट करके निकलता है तो यही सवाल होता है कि आपने किसको वोट दिया। तो इज द मीडिया नॉट सेंसिटाइज्ड येट? ये गलत प्रैक्टिसेस हैं और दोबारा री-इन्फोर्समेंट का मतलब इस मरतबा ज़रा सियासी मंजरनामा मुख्तलिफ है NBC, इसको मजीद इन्फोर्स करना होगा। बिल्कुल सही बात है, मैं दोनों से मुत्तफिक हूँ। जो लॉ है उसके तहत तो आप ये हरकत नहीं कर सकते आप, ये मैं से हरकत कहता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको आपको बता दूँ कि जो बात हो रही है कि दूसरे मुल्कों में भी होता है, बिल्कुल होता है, पक्का होता है। मैंने हर मुल्क का तकरीबन इलेक्शन कवर किया है, अमेरिका, बरतानिया और इवन इंडिया। तो इंग्लैंड में और अमेरिका में जो फ़र्क है वो ये है कि वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, एक तंजीम है जो, जैसे अमेरिका में अगर आप समझें तो एडिसन सेंटर है, उसने एक बनाया हुआ है नेशनल पोल फॉर मीडिया। वो ये एग्जिट पोल करता है, एग्जिट पोल, नॉट एंट्री पोल, ये एग्जिट पोल करता है। और तकरीबन 1,10,000 पोलिंग स्टेशंस पर वो 40 से 60% लोग ही राय लेता है। अच्छा, उसके बाद वो उसको एयर नहीं करता, वो रखा जाता है आर्काइव में, और एक ख़ास वक्त पर 5 बजे, समझ लें 5 बजे, तमाम टीवी स्टेशंस, फॉक्स ले लें, स्काई ले लें, BBC ले लें, CNN ले लें, जो चाहे आप नाम ले लें, ठीक उस वक्त पर उसको वो एयर करते हैं कि ये आज का एग्जिट पोल है हमारे नज़दीक। और ये सब कंबाइंड है, ये मेरा या किसी और चैनल का नहीं है, ये कंबाइंड है और ये नेशनल पोल सिस्टम ने किया है और हमको प्रोवाइड नहीं लिखा भी जाता है। हिंदुस्तान में ज़रा मुख्तलिफ है। मैंने वहाँ एक प्रोग्राम भी किया, इंडिया गेट पर प्रोग्राम भी किया, लाइव प्रोग्राम किया, इंतखाबात के रिजल्ट दिए मैंने वहाँ से वाजपेयी साहब के ज़माने में, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा रिजल्ट सही था कि वाजपेयी हार गए और इंडिया के 4 चैनल्स का मुख्तलिफ था। ये एक अजीब व गरीब बात है, क्योंकि उनके अंदर पसंद और ज़ाती पसंद बहुत ज़्यादा थी। असमत शाजी मेरे साथ थे, अमीन हफीज़ मेरे साथ थे, ये लोग सब, आसिफ भट्टी वगैरह, ये सब लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो कमाल की बात ये थी कि वहाँ बहुत फ़र्क आ गया इंतखाबात के नतीजे में, और अल्टीमेटली वाजपेयी साहब हार गए। इंडिया शाइनिंग का जो नारा था वो ख़त्म हो गया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एग्जिट पोल के लिए हमें एक मैनेज करना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए, एग्जिट पोल होना चाहिए, यानी वन एंड सेंट्रलाइज्ड, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका में होता है, और एक तंजीम करे। लेकिन मुझे फाफिन वाले और पिलडेट वाले ये मिलके अगर बना सकें और उस पर किसी को एतराज़ ना हो, तो अमेरिका में किसी को एतराज़ नहीं है, एडिसन सेंटर पे वो करते हैं, इंग्लैंड में किसी को एतराज़ नहीं है, इंडिया में बन रहा है, इंडिया में बनने वाला है, मेरा ख्याल है उनको अकल आ गई है। हमारे यहाँ जो है, जो छक्के मारते हैं हम बैठकर प्रोग्राम्स के अंदर, मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ आपसे, राइट, कि आपने 3 गेस्ट लिए एक तंजीम के और एक गेस्ट लिया दूसरी तंजीम का, और एंकर भी उन 3 के साथ शामिल हो गया, ये बहुत ज़्यादती है। नहीं, बट द डे ऑफ द पोलिंग NBC, जिसमें रिपोर्टर्स जाते हैं, वो पोलिंग स्टेशन के अहवाल बता रहे होते हैं, बाहर जो पार्टी के जो कैंप्स लगे होते हैं, पोलिंग स्टेशन दिखा सकते हैं आपको, वहाँ का मंजर दिखा सकते हैं, नारे सुना, नेट साउंड में नारे सुना सकते हैं, लेकिन अपनी राय नहीं दे सकते, और लोगों से एंट्री के वक्त नहीं पूछ सकते, नहीं पूछना चाहिए कि ये बताया मुदस्सिर साहब ने कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है। ठीक है, तो ये गैर कानूनी ही रहना चाहिए, और मेरे ख्याल है हम लोगों को भी, मीडिया वालों को भी इसका थोड़ा ख्याल करना चाहिए, और हमारा अपने में ज़ाब्ता अखलाक है, उस पर भी अमल करना चाहिए हमको। सही। फौजिया, जो बात आप और मुदस्सिर कर रहे हैं रिगार्डिंग द सर्वेज, रिगार्डिंग द एग्जिट पोल्स, एंट्री पोल्स, बिल्कुल NBC सही कहा कि अमेरिका में कोई एंट्री पोल्स नहीं होते, एग्जिट ज़रूर होता है। बट आपने देखा ये जो ज़ाब्ता अखलाक जिसको रीइंफोर्स कर रही है ECP, वो कह रही है कि जो ऑफिशियल हमारे ट्विटर हैंडल्स या सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं ऑफ,
ऑफ न्यूज चैनल्स, राइट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो गए, प्रिंट मीडिया के हो गए, ये भी इस किस्म के सर्वेज ना करते नजर आए। अब पहले हमने देखा है ना, जैसे जिस वक्त कैंपेन चल रही होगी इलेक्शन की और बड़े जोरों शोर पे होगी, उस वक्त किसकी कितनी मकबूलियत है करते हैं लीडरान की डिफरेंट पार्टी के, और उसके ऊपर एक वोटिंग होती है। चलें, आपने इसको कंट्रोल कर लिया, सोशल मीडिया को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? फिर मेरा सवाल ये है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। नंबर वन ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो अभी इन्होंने ईसीपी ने रिलीज़ किया है ना, ये इनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है। ये चूँकि केयर टेकर गवर्नमेंट आई है और आपने देखा है इन्होंने चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट को खतूत लिखे हैं, तो ये इन्होंने वो री-इन्फोर्स किया है जो इन्होंने बताना है कि आप गैर जानिबदाराना काम करेंगे, उसमें उन्होंने इस पैकेज को अभी रिलीज़ किया है। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा उसके साथ दोबारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट मीडिया के लिए भी, सोशल मीडिया के लिए भी बनेगा। ये देखने की बात है क्या इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है इलेक्शन कमीशन में कि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। दूसरी आपकी बात जो आपने कहा ना कि मीडिया जाकर मकबूलियत, देखिए मकबूलियत और एग्जिट सर्वे फ़र्क है। एग्जिट सर्वे एक बहुत साइंटिफिक सर्वे है जिसके लिए सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, लोग चाहिए, वो डिज़ाइन होता है। वो इस पे नहीं होता कि नादिया ने क्या सोचा, फौजिया ने क्या सोचा, मुद्दसर या बेग साहब ने क्या सोचा, वो इसके ऊपर नहीं। उसका नंबर एक सब्सटैंशियल नंबर होना चाहिए। तो मकबूलियत एक इलेक्शन उस हल्के में जाकर पता करना, उतनी बात तो कर पाएंगे, उसको नहीं रोक सकते और रोकना चाहिए भी नहीं, ताकि पता चले। मगर उसकी बेसिस के ऊपर ये कहना कि आज एक्स चैनल जो है, चूँकि हमने तब ये किया था तो उस हल्के में हमारे रिपोर्टर ने हमें ये बताया था, तो अब इस हल्के में वही जीतेगा। इसकी ये कंटेक्चुअलाइजेशन आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मुदस्सर भी बात कर रहे थे। फौजिया, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए इन फोकस। वेलकम बैक। इन फोकस में हमारे साथ हैं फौजिया यज़दानी साहिबा, मुदस्सिर रिजवी साहब और एनबीसी। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी के हवाले से। मुदस्सिर, सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? चलें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो पैमरा भी है, सब हैं और भी हैं, लेकिन ये बता दें कि सोशल मीडिया को क्या करेंगे? आप इंटरनेट को नहीं बंद कर सकते क्योंकि अब जिस तरह से प्रिजाइडिंग अफसरान ने फौरी तौर पर जो है वो रिजल्ट्स जो है भेजने हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम जो है जिसे हम आरटीएस कहते हैं, वो ना बैठ जाए, तो फिर हाउ यू गोइंग टू कंट्रोल द सोशल मीडिया? सोशल मीडिया के और सिर्फ हम स्ट्रगल नहीं कर रहे, सोशल मीडिया का इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस जो है दुनिया भर में जहां पर भी जमहूरियतें हैं वहां पर सोशल मीडिया का रोल जो है उसको डिबेट किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ऑपरेटर्स प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं और वो प्रॉफिट के लिए मतलब वो पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा। वी नीड टू सी एंड अंडरस्टैंड कि दे आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। उनको रेगुलेट करना सारी दुनिया में मसला है। अमेरिका के इलेक्शन में सोशल मीडिया का रोल, और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। खाली यही एग्जिट पोल्स की बात नहीं है। सोशल मीडिया से जिस किस्म का पार्टी के पास पैसे खर्च होंगे उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? हम तो इस बात पे कंसर्न है कि सोशल मीडिया इज ओपन। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में फॉरेन सिटीजन जो हैं वो पैसे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आप पूरी दुनिया से किसी पार्टी को, एक पार्टी, दो पार्टी कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकते हैं। उसको डॉक्यूमेंटेशन के कोई तरीके नहीं है। वी रियली नीड टू थिंक थ्रू कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, चाहे वो इंडिया हो, उसमें सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस पे डिबेट हो रही है, अमेरिका, यूरोप, सारी जगह सोशल मीडिया, बिकॉज़ दीज आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, और उनको बे इलेक्शन प्रोसेस से रखना चाहिए। हाँ, जहां पे ये एग्जिट पोल की बात है वो रेलेवेंट भी उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उन मुल्कों में होता है जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, मिसाल के तौर पे जो मैं पहले बात कर रहा था, एग्जिट पोल हो जाता है, उसमें पता चलता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लोगों ने वोट किया है, और वोट किया 21 लाख लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दिया पिछले इलेक्शन में, लेकिन उनको सीट कोई नहीं मिली। जमीयत उलमा फजलुर रहमान की जो JUI जो है उसको 24 से 25 लाख वोट मिले, लेकिन उनको 14 के करीब सीटें मिल गई। हमारा इलेक्शन सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पर है, उसमें जरूरी नहीं है कि जितने वोट लोगों को पड़ रहे हो उतनी सीटें भी उनको मिल रही हो। तो वो एग्जिट पोल्स के नताइज कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लोगों की इलेक्शन के सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। हाँ, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एग्जिट पोल किया जाए और साइंटिफिक किया जाए, उसके नतीजे यकीनन
क्रेडिबल हो सकते हैं, उनको कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल तो कानून में मौजूद है, और कानून पाकिस्तान के सियासतदानों ने बनाया, और ये वो कानून है जिसमें पीटीआई के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं अलवी साहब, वो बड़ा की प्लेयर थे 2017 के इलेक्शन एक्ट में। ओके, ये मौजूद है कि ना वोटर से पूछा जाएगा ना कि वो किसको वोट देगा, ना वोटर से ये बात पूछी जाएगी कि किसको वोट दिया है। दोनों चीजें काबिल सजाएं, और ये सारी पार्टियों इंक्लूडिंग पीटीआई के कंसेंसस से 2017 में लॉ पास हुआ। अच्छा, ये लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसकी रीइंफोर्समेंट है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो सेकंड पार्ट जिसकी रीइंफोर्समेंट हुई है, जैसे फौजिया ने कहा, ये बंडल उन्होंने अभी रिलीज किया क्योंकि केयर टेकर सेटअप जो है वो उसका अमल जारी है बनने का, मुख्तलिफ सूबों में ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से भी ईसीपी ने खत लिखा है। तो एनबीसी, आपने ये जो स्पेंडिंग की बात हो रही है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सोशल मीडिया या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने पेमरा को कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप चेक कर लीजिए, इसी तरह से पीआईडी को भी आपने असाइन कर दी है जॉब, इसी तरह आपने पीटीए को भी कर दी है, और कहा है कि 10 दिन के अंदर आफ्टर द पोलिंग डे कितना स्पेंड किसने किया है, ये तमाम चीज़ें ईसीपी को वापस बताएंगे ये इदारे। लेकिन जो सोशल मीडिया, उसके लिए इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये डिजिटल और साइबर विंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का, इसको कहा जाएगा। अब यही वो सारी बातें हैं कि फिर जो हम कहते हैं बाद में पता चलती है कि फलानी पार्टी की फॉरेन फंडिंग हुई, इस पार्टी ने भी लिया, उसने भी लिया, कहाँ से पैसा आया, हाउ इज ईसीपी गोइंग टू एक्चुअली मैनेज? इस सब के बाद ये जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्या ईसीपी वाकई रेडी है या ये सिर्फ कोड में बस शामिल है इन चीज़ों के इन्फोर्स करने के लिए और फिर बाद में चेक बैक करने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, मेरा ख्याल है कि वो जो रेगुलर मीडिया है उससे बढ़ रहा है, उससे आगे जा रहा है। बिल्कुल। और वो इतना ख़तरनाक है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप 1 मिनट में एक खबर, झूठी खबर 1000 लोग रीट्वीट कर देते हैं, और वो सिस्टम बने हैं बाकायदा, जिस तरह सिस्टम होते हैं कि एक आदमी को 4 लाख लाइक्स आ गए, वो पूरा एक निज़ाम होता है और उसको आप पकड़ नहीं पा रहे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे आप। एक साहब ने उसको एक्सपोज भी किया है, लेकिन वो एक हद तक है। पाकिस्तान के वाक़यात ले लें आप हिंदुस्तान के वाक़यात ले लें, हर जगह पर, हरियाणा में जो हुआ है, जो हरियाणा में आपस में लड़ रहे थे हिंदू, वो टूट पड़े मुसलमानों के ऊपर, सोशल मीडिया की शरारत थी पूरी वो। तो ये जो खौफनाक एक अफरीत है, इसे काबू करना अभी किसी के बस में नहीं है। राइट। ये जब तक, या तो आप पेज बंद करेंगे, आप कितने पेज बंद करेंगे? लोगों ने बाहर बैठकर दर्जनों पेज बनाए हुए हैं, दर्जनों वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, आपके नाम से बनाई हुई हैं। आप खुद बताते हैं कि जी कर्नाटक से आया था, कैलिफोर्निया से आया था, जॉर्डन से आ रहा है। तो क्या करें, किस तरह करेंगे? इसके लिए सबको बैठ के, मीडिया को भी और दूसरे लोगों को भी, और सोशल मीडिया के जो सिस्टम है हमारे, गूगल है, ये है, सबको बैठ के देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब देखें स्वीडन में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने, उससे क्या आग लग रही है, उसका रिजल्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एनबीसी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जितनी जिम्मेदारी है इस वक्त फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के हवाले से हमारे साथ हैं मुदस्सिर रिजवी साहब एनबीसी और फौजिया यजदानी साहिबा। फौजिया से पूछ लेते हैं ना कि ईसीपी जिस पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पहले भी आपसे बात हुई थी फौजिया इसी फोरम के ऊपर, आपने कहा था कि इट्स वेरी ईजी टू पंच ईसीपी फॉर एवरीथिंग। तो फिर ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, तो जाहिर है आई वांट टू नो कि फिर इस चीज़ को सही मॉनिटर करने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए ईसीपी के पास क्या टूल्स हैं, क्या तैयारी है? अब बिल्कुल आपने सही कहा, मैं अभी भी आई स्टिल होल्ड टू दैट स्टेटमेंट। हमें जो बेग साहब कह रहे थे ना, वो भी समझने वाली बात है। हमारे मुल्क में सच की फराहमी इतनी कम है कि सोशल मीडिया का झूठ जो है वो ज़्यादा बिकता है। और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, जो बात बेग साहब और मुदस्सर कर रहे थे ना, हमें करीबन हम कहते बिल्कुल साथ वाली, मोदी की आपको नहीं इलेक्शन कैंपेन भूलनी चाहिए, और इवन खान साहब की, जहाँ पर पीटीआई ने बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और एक हाइप बना दी। जहाँ तक बात है ईसीपी की, आई एम वेरी फ्रैंकली दैट इज़ वन पॉइंट जहाँ मुझे नहीं लगता
कि ईसीपी इसको मैनेज कर पाएगा, फॉर द रीज़न जो बेग साहब ने भी बात की, हमारे यहाँ सोशल मीडिया की कोई रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है। पूरी दुनिया इससे स्ट्रगल कर रही है कि फेक न्यूज़ से हम झगड़ रहे हैं। इस सारे हालात में जब दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए आप पाकिस्तान के इलेक्शन डे या किसी चीज़ के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं जो लिटरली मिनटों में, जो मिलियन में, उसके लाखों में व्यूज़ चले जाएंगे, तो फिर बाद में तो लकीर हम जो मर्जी पीटते रहें। मीडिया को, आप मीडिया हाउसेस, अगर इलेक्शन कमीशन के पास, मैं नहीं समझती राइट नाउ सोशल मीडिया को इवन अंडरस्टैंड करने की इन हाउस कैपेसिटी मौजूद है, अनलेस कि जब तक वो इस इलेक्शन शेड्यूल में जाते हैं, क्योंकि अब तो हमें लग रहा है ना उनको 4 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो वो उस पीरियड में वो इन्वॉल्व करें उन पाकिस्तान में जिस तरह डिजिटल राइट्स फाउंडेशन वाले इदारे हैं कि कैसे हम इसको लिमिट कर सकते हैं, कैसे फेक न्यूज़ को कम कर सकते हैं। ये बुकलेट बना के या कोड ऑफ कंडक्ट जारी करके सोशल मीडिया को नहीं पकड़ सकते। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए इवन ऑन द पोलिंग डे कई दफा ऐसा हुआ है कि हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि जी बैलेट बॉक्सेस खुले हुए नजर आ रहे हैं, कोई ठप्पा लगा रहा है, बाद में फिर कुछ पुराने होते हैं वो। जी पुराने होते हैं, सही कह रहे हैं बेग साहब, पुराने होते हैं। अच्छा, तो फिर क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के पास वो टूल्स हैं डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने के, राइट? हाल 2-3 चैनल्स ने काम शुरू किया है और अच्छा काम है कि फेक न्यूज़ को वो एक्सपोज कर रहे हैं और सबूत दे रहे हैं कि न्यूज़ फेक है। लेकिन जब तक वो फेक न्यूज़ को एक्सपोज करते हैं उस वक्त तक काम हो चुका होता है। ये बिल्कुल मरला गुजर जाता है, यानी जो कुछ भी होना होता है वो हो जाता है, बंदे मर जाते हैं, मामला ख़त्म हो जाते हैं। मैं एक पॉइंट पे आपने कहा था अपने इंट्रो में कि ये पाबंदियां लगाई हैं ईसीपी ने, मुझे बस कोई हंसी आती है बहुत ज़्यादा। मैं पता नहीं कब से देख रहा हूँ जिन पाबंदियों को, पाकिस्तान के कानून में भी है कि ये शैल बी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ प्रेस प्रोवाइडेड के बाद 100 उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी। वो भी अजीब, मैं उसके मुखालिफ हूँ, लेकिन ज़ाहिर है वो आइन में है तो मैं उसका एहतराम करता हूँ। अब जो आपने बताया मुझे कि जिन्स, मजहब, फ़िरका परस्ती, नस्ल वगैरह 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 और इस सब पर पाबंदी होगी, मैं समझता हूँ ये भी नहीं हो सकता। हाँ, तो यही सवाल है ना फिर मुदस्सिर, ईसीपी जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है उस वक्त इलेक्शन डे के हवाले से जो मीडिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है वो हाईलाइट कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। सो ईसीपी के पास वो टूल्स नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो वर्कफोर्स नहीं है जो इन बेज़ाब्तगियों को रोक सके, या वो कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि देखिए बात स्टार्ट होती है बड़ी मिनिमम से कि आपके जो बैनर्स, आपके जो पोस्टर्स, इतना पैसा सिर्फ आप एक बंदा खर्च कर सकता है, वो तो उससे कई ज़्यादा करता है, पकड़ तो कोई है नहीं। ये तो लॉ जो हमारा है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसमें ईसीपी ने स्क्रूटनी तो करनी है, लेकिन अगर किसी ने कैंडिडेट ने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और मैं एज अ वोटर कंप्लेंट फाइल करता हूँ तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पास उसका है। अब वो तो यकीनन बहुत मुश्किल काम है कि मैं एक प्रूफ लेकर जाऊं कि इतने पैसे खर्च हो गए हैं, और वो उम्मूमन इस तरह के केसेस हो नहीं पाते। लॉ को टाइटन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मीडिया की जो यहाँ पर बात हो रही है और ईसीपी की कैपेसिटी की बात हो रही है, ईसीपी के पास ज़रूरी नहीं है कि अपनी उनको इशू समझने की कैपेसिटी यकीनन उनके पास है और होनी चाहिए, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पूरी जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जिम्मेदारी है ईसीपी को असिस्ट करे। पैमरा बना हुआ है, पीटीए बना हुआ है, अगर ईसीपी की क्लैरिटी हो कि कंट्रोल किस चीज़ को करना है, डिसइंफॉर्मेशन को इलेक्शन के बारे में, क्योंकि इलेक्शन तो बड़ा फास्ट पेस प्रोसेस है। एक इन्फ्लुएंसर जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो एक गलत किस्म की अगर बात कर देता है, लोगों ने तो सुबह उस इन्फ्लुएंसर की बात पे अपनी चॉइस कर लेनी है। उस चॉइस हैज enabled people to make a decision जो कि शायद गलत इंफॉर्मेशन हो, बाद में तो वो ठीक होता रहेगा, लेकिन लोगों ने तो फैसला फौरी तौर पे करना होता है ना इलेक्शन का। तो मतलब ये खासा कॉम्प्लेक्स सा इशू है, इसको समझने की भी जरूरत है और इस पे शायद कंट्रोल करनी। जो डिसइंफॉर्मेशन पे बेतहाशा बात हो रही है, हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 2013 में एक बाई इलेक्शन में एक कैंडिडेट खड़ा था, उसके बारे में एक प्रोग्राम हो जाता है और अगली सुबह लोग उसको वोट नहीं डालते। मैं उस पूरी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन दिस इज द पावर ऑफ मीडिया। और अगर गलत इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन पे लोग अपनी चॉइसेस बनाने लगे तो
मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन है और रियासत की जिम्मेदारी है कि इंश्योर करे कि मेरे पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। इंफॉर्मेशन के नाम पे अगर डिस इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रोकना चाहिए ताकि लोग गलत इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन पे अपनी चॉइसेस ना बना रहे हैं। सही। अच्छा, मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी क्योंकि इलेक्शन जी बोलिए फौजिया। ऐड फिर मैं सिर्फ एक जो हाँ जी, मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाह रही थी कि मीडिया का रोल देखें, पब्लिक इंफॉर्मेशन है। मैं मुदस्सर की बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, मगर हमने ये भी देखा है हमारे मीडिया हाउसेस और स्पेशली एंकर्स, स्पेशली जब इस तरह के हालात में जब वो बैठे होते हैं, दे आर नॉट facilitating right to information, they are influencing opinions। उनकी खुद की ओपिनियन होती है, इसलिए जब तक पता चलता है वो कहते हैं XYZ जो है ये तो उनका बंदा है, XYZ उनका चैनल है, XYZ उनका बंदा है, मगर डैमेज हैज बीन डन। ये समझने की जरूरत है। तो इट्स अ लार्जर इशू। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जी आप भी करें एमबीसी। बिल्कुल फौजी ने बिल्कुल सही बात की है। एक बात जो मुदस्सिर साहब कह रहे थे, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गेट कीपर कौन होगा, मेरा सवाल ये है। गेट कीपर ना एसीपी हो सकती है, ये यस नो एब्सोल्युटली बिल्कुल एब्सोल्युटली गेट ही नहीं है, गेट कीपर कैपेसिटी भी नहीं है। नहीं सर, गेट कीपर जो है वो बस अब आप छोड़ देना कि गेट कीपर कौन है, उसके आगे इलेक्शन कमीशन जो कि मगर कैपेसिटी तो उनके पास भी नहीं है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटी तो उनके पास भी नहीं है ना, इशू तो ये है। सही है, वो कभी कोई चौकीदार लगा देते हैं, कभी कहते हैं सारे चौकीदार हट जाएं, हम जो कह रहे हैं वो गेट में आने दें। तो ये सब भी हमने देखा है अपने इलेक्शंस में। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए इन फोकस। वेलकम बैक। इन फोकस में हमारे साथ हैं फौजिया यज़दानी साहिबा, मुदस्सिर रिजवी साहब और एनबीसी। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी के हवाले से। अच्छा, मैं शिफ्ट करूंगी थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज के ऊपर, जिसपे वैसे काफी हुस्ने इत्तेफाक अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमारे इसी प्रोग्राम में कहा था कि नई हल्का बंदियां होनी हैं आपकी नई मरदमशुमारी के तहत। वो मरदमशुमारी के रिजल्ट आते हैं और पता ये चलता है कि आबादी कुछ इस लिहाज से बड़ी है कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर किसी किस्म का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आते हैं कि इन्होंने जो हल्का बंदियां करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फौजिया, आई एम स्टार्टिंग विद यू। क्या प्रोविंशियल सीट्स पे किसी किस्म की कोई फर्क आ सकता है या वहां भी कुछ नहीं होगा? नहीं, प्रोविंशियल पे तो डेफिनेटली आएगा। मुझे तो नेशनल की भी अभी समझ नहीं आ रही कि कैसे हम कह रहे हैं कि नहीं आएगा, क्योंकि हल्का बंदी होती है आबादी के तनासुब से, जोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री चेक की जाती है। मोटी मोटी बातों की अगर मैं बात करूं, अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मोटा मोटा हमें यही पता चल रहा है कि राजनपुर भक्कर की एक सीट फॉर एग्जाम्पल बढ़ जाएगी, मगर पिंडी, मुल्तान, सियालकोट, लोधरा शायद एक सीट कम पे चले जाएं। इस तरह कराची के जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हैं उनमें से 2 बढ़ जाएंगे, में एक ऐड हो जाए सीट, 3 में कम हो जाए। सांगड़ खैरपुर की सीट कम होती नज़र आ रही है, पेशावर की 2 सीटें कम होती नज़र आ रही हैं। फिर बन्नू, बटाग्राम, मानसेरा, हंगू, कोहाट, देयर आर मेनी नेम्स जहाँ पर एक सीट कम हो रही है। और बलूचिस्तान में पंजगूर और खिची पर एक सीट बढ़ जाएगी। इशू ये नहीं है। अब आप ये देखें कि प्रोविंशियल असेंबली की जो सीट कट रही है ना पंजाब में, वो तकरीबन 4,30,000 वोटों पे कट रही है। यही 428 पे कट रही है आपकी सिंध में। पेशावर आप केपी जाते हैं तो 4,12,000 हो जाती है, बलोचिस्तान जाते हैं 2,92,000 हो जाती है। तो ये है डायमेंशन। अब इसमें आप अगर मैं इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी देखूं तो अगर 2 सीटें जनूबी पंजाब में बढ़ जाएंगी तो फिर आप देखिए कि फायदा किसको होगा। Absolutely, I was coming to that। और जो पेशावर में 2 कटेंगी वो किसकी सीटें थी ये देखना होगा। एक चीज़ सिर्फ नादिया और ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि पहले जो प्रोविंशियल की सीटें होती थी ना तो अमूमन उसको, और अगेन मुदस्सर कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि एक डिस्ट्रिक्ट को एडहेयर किया जाता था कि एक डिस्ट्रिक्ट पूरा एक में हो। अब जब होगा तो आधा डिस्ट्रिक्ट या क्वार्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कहीं और होगा, क्वार्टर कहीं और होगा। इसमें जो हम हल्के बरादरियाँ और महल्लेदारियों के ऊपर वोट करते हैं ना, ये बहुत बड़ा इशू है। ये MQM ने इस पर बहुत कंटेस्ट किया था जब हैदराबाद में आपने पिछली डिलिमिटेशन में आगे पीछे की थी, तो उन्होंने
का हमारा तो हल्का तितर बितर कर दिया आपने। सो इट्स नॉट दैट इजी। इट्स नॉट दैट इजी। मुदस्सिर, आप जो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स प्रोविंशियल लेवल पर देख रहे हैं, इससे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे और मज़ीद मुश्किलात आएंगी, और बिल्कुल सही कहा, बरादरी के हवाले से आ सकती हैं, पार्टीज़ के हवाले से आ सकती हैं। तो इसका मतलब हल्का बंदियों को एक्सेप्ट करके इस मरहले को आगे ले जाने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। देखें, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वल सफरेज को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन हासिल है, यानी एक आदमी का एक वोट होना चाहिए और 1 लाख आदमी मिसाल के तौर पर एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे 12 लाख लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हो, कहीं पे 4 लाख लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हो, तो यानी उनकी वोटिंग रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेंथ कम और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो अभी लॉ है उसमें दिया हुआ भी है कि 10% से ज़्यादा वेरिएंस नहीं हो सकती हल्कों में, चाहे प्रोविंशियल का हो चाहे नेशनल का हो। यानी एक हल्का अगर 1 लाख का कोटा, जिसकी ये बात कर रही थी फौजिया, 4,30,000 का है, तो 4,70,000 के लगभग एक हल्का हो सकता है, या 3,90,000 का हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 6.5 का हो। लेकिन जो लॉ था उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने को कहा था कि उससे बाहर हल्का मतलब निकाल नहीं सकते। उसकी वजह से वेरिएंस आ गई। अब हमारा, मैं मिसाल देता हूँ, बन्नू का एक हल्का जो है वो है 12 लाख का, अभी जो डिलिमिटेशन हुई भी है, और उससे थोड़ा सा आगे चले जाए, टांग का एक हल्का है 4,27,000 का, तो यानी टांग के लोग ज्यादा रिप्रेजेंटेशनल पावर है बनिस्बत बन्नू के 2 लोगों के बराबर टांग का एक शख्स है। तो अब लेकिन ये जो नया लॉ आया है उसमें उन्होंने ये रिक्वायरमेंट निकाल दी है कि वेरिएंस 10% को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन पे कतई जरूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट की इंटीग्रिटी को इंश्योर करें। अगर पिंडी का कोटा 6.5 आ रहा है तो वो उस पिंडी को 6.5 ही सीटें होंगी, और जेहलम का मिसाल के तौर पर अगर 2.5 का आ रहा है तो आधी सीट जेहलम और आधी सीट पिंडी की बन सकती है ना। कहाँ पे लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में भी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिस्ट्रिक्ट का तो जिक्र नहीं है। तो बाद में लॉ और लॉ के आगे रूल्स जो बने उसमें ये कोटे आ गए हैं। तो इस और ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है कि इस किस्म के हल्के बनते हैं तो हम ट्रेडिशनल प्राइमोर्डियल पॉलिटिक्स, ये जो डेरा बरादरी, इस पॉलिटिक्स से भी निकलेंगे। शायद पॉलिटिक्स थोड़ी इवॉल्व करे। आप बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं मुदस्सिर, लेकिन इस एवोल्यूशन के लिए ये सबसे पहले ज़रूरी कि आपकी जो सेंसस होता है वो तरीक़ाकार बिल्कुल सही हो, इन द सेंस कि जो उसका रिजल्ट आता है वो इतने हुस्ने इत्तेफाक से होना भी ज़रा अजीब सा लगता है। फिर उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगी वो बेहतर फिर सही होगी ना। पीसीआई ने एग्री किया। पहले भी सियासी जमातों के इतराज़ात थे 2017 के सेंसस पे, अब उन्हीं सियासी जमातों ने तकरीबन सब ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। पिछली दफ़ा सिंध के रिजर्वेशंस थे, इस दफ़ा सिंध के भी रिजर्वेशंस नहीं है, जिसकी और मतलब अब एक पॉलिटिकल सेटलमेंट तो है, हम उस पर यकीनन एज अ क्रिटिक, एज मीडिया, सिविल सोसाइटी हम इशूज रेज कर सकते हैं, प्रोसेस पे इशू रेज कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ बैठा है, वी कैन नॉट अनडू इट। तो अब जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस आने वाला है उसमें हमें इलेक्शन कमीशन पे जोर देना चाहिए कि हल्के बराबरी की पॉपुलेशन की बुनियाद पे हो, क्योंकि अब उन पे कोई पाबंदी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे हल्के बनाएं और एक हल्का 12 लाख का उनको बनाना पड़ जाए और एक हल्का 4 लाख का बनाना पड़ जाए। तो दे कैन ट्रांसेंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, और कम से कम ये इक्वल सफरेज का इख्तियार तो लोगों को दें। सियासी जमातों ने तो अमेंडमेंट करके दे दी है सही। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये अब ये मसाइल ना हो, क्योंकि कराची के बाई इलेक्शन हुआ तब भी, और फिर उसके बाद जो हमने बल्दियाती इलेक्शन देखे एनबीसी, वो पूरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तो कैंपेन ही यही रही कि भाई कहीं आप 50,000 के ऊपर एक करते हैं और कहीं आप 1-1.5 लाख 2 लाख के ऊपर हल्के जो हैं वो इस तरह की हल्का बंदियाँ की हुई हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो नई हल्का बंदियाँ होंगी ये इतनी स्मूथली सारी पार्टीज एक्सेप्ट कर लेंगी, जिस तरह की ये पॉलिटिकल सेटलमेंट हमने नई मरदमशुमारी के हवाले से देखी तमाम सियासी जमातों की। जिस तरह मकबूल बाकर साहब को एक्सेप्ट किया है, जिस तरह काकड़ साहब को एक्सेप्ट किया है, जिस तरह मरदमशुमारी को एक्सेप्ट किया है हमने, उस तरह कर लेंगे, कोई मसला नहीं। बहुत अच्छे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि डेडलॉक हो गया, अगले मिनट में खबर आ गई कि मसला हल हो गया।
इत्तेफाक राय हो गया, तो ये भी हो सकता है। मेरा अपना जो कहना है वो ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो दिमाग खा चुकी है। हमारा इंतखाबी निज़ाम इंतहाई नाकिस है, बल्कि मैं कहूँगा बेहूदा है। बाज़ जगह 1000 वोट लेकर लेने वाला जीत जाता है, और बाज़ औक़ात 90,000 वोट लेकर लेने वाला हार जाता है। ये निज़ाम जो है ये नुमाइंदा निज़ाम नहीं है, और ये ना तो आवाम की नुमाइंदगी करता है, ये सिर्फ गिनती गिनता है आपकी कि कितने वोट मिले, इस हल्के में किसको ज़्यादा मिल गए, भाई तू जीत गया। तो इसको भी रिव्यू करना पड़ेगा हमको। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की है कि टप्पादारी सिस्टम का ख्याल रखा जाए। वो आप चेंज करते हैं तो हज़ारों वोट यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। उनकी भी हिदायत है, उन्हें भी क्या हल्का बंदियाँ चेक करें। ओके तो फिर इस सब में और उसके बाद जो एतराज़ात उठते हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, फौजिया, वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑफ ईसीपी, कितना टाइम लगता है फॉर हल्का बंदियाँ, कितने महीने दरकार होते हैं इनको? देखिए, इलेक्शन एक्ट कहता है 120 दिन, 4 माह, इसमें 60 दिन तो आप छेड़ नहीं सकते, क्योंकि जब भी वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देंगे और पब्लिक वो अनाउंसमेंट पे लगाएंगे तो 30 दिन आपको कंप्लेंट्स के लिए चाहिए, आप वो नहीं हिला सकते। 30 दिन आपको चाहिए जब कंप्लेंट्स के दिन पूरे हो जाएं तो उनको एडजस्ट करके रिपोर्ट शाया करने में, तो 60 दिन तो आपके हिलते नहीं। अब उससे पहले के जो 60 दिन हैं उन पर बात की जा सकती है। वहाँ पर आई थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अगर डिजिटल सेंसस में GIS बेस पे के मैप्स मौजूद हैं जिन्होंने रेवेन्यू बाउंड्रीज और डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को इनकलकेट किया हुआ है, तो इनके लिए काम आसान हो सकता है। मगर अगेन ये वही चीज़ डिसाइड करेगी, पहले डिलिमिटेशन की ECP कमेटी बनाएगी, फिर उसके TOR फाइनल होंगे, कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं वो फाइनल होंगे, फिर हम आगे जाएंगे। और सेंसस पे प्लीज़ एक सिर्फ जुमला याद रखिए कि 10 मिलियन का रौला है हमारे पास, 250 मिलियन ग्लोबली हमारा पॉपुलेशन जो प्रोजेक्टर है ना वो कह रहा है कि पाकिस्तान 250 मिलियन पे खड़ा है। इनिशियल फिगर 250 का आया, सेटल कहाँ जाके हमने पॉलिटिकल किया 241.5 पे। बलोचिस्तान जिद पे अड़ा रहा कि हमारे लोग पूरे नहीं है, हमने नहीं माना। तो अभी तो वो भी जिन्होंने, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से जैसे NBC ने ये कहा है कि चीज़ों को तब्दील होना होगा, उसमें ये इंतहाई ज़रूरी है कि जैसे भारत में देखा है हमने कि नशिस्तों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी आबादी बढ़ती रहती है। मेरे ख्याल से जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सेंसस भी हमारा एक्यूरेट होगा और ये डिलिमिटेशन भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएंगी। फिर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुदस्सिर आपका बहुत शुक्रिया, फौजिया यज़दानी साहब का शुक्रिया, NBC आपका बेहद शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन एट द एंड ऑफ द डे जाहिर है क्योंकि दैट इज़ द बॉडी जिन्होंने इलेक्शन को कंडक्ट करना है, उसका फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए हर वो माहौल, वो टूल्स फराहम करने हैं, जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। और क्वेश्चन भी उनसे इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है कि जब इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है तो देन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स, और तमाम तर, जैसे मुदस्सिर ने कहा था, एग्जीक्यूटिव जो उनके नीचे है वो तमाम तर उनकी सपोर्ट में फिर मौजूद होते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।